गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपसे वर्गीकी पर आपसे चर्चा की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी। हमने आपको बताया वर्गीकी एक जीव विज्ञान की शाखा है। वर्गीकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण का आधार व वर्गीकरण के नियमों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी की परिभाषा क्या हुई कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण, जीवों के वर्गीकरण का आधार एवं वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वर्गीकी कहते हैं। देखिए, इसके पश्चात हमने आपको बताया वर्गीकी का आधार। व्हाट इज द बेस ऑफ टैक्सोनॉमी। देखिए, वर्गीकी का मुख्य रूप से चार आधार होते हैं। नंबर एक, जीवों के प्रमुख लक्षण, एमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा आपको हमने बताया जीवों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरा हमने आपको बताया था जीवों का नामकरण, तो हमने आपसे उस पर चर्चा की, जो हमने आपको बताया कि नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और नंबर चार आपको बताया था जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जीवों का वर्गीकरण, जीवों का नामकरण, जीवों की पहचान और जीवों के प्रमुख लक्षण, ये वर्गीकरण के क्या थे, वर्गीकी के आधार थे। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है वर्गीकी संवर्ग, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। व्हाट आर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अर्थात वर्गीकरण की कौन सी इकाई है। ठीक है, तो वर्गीकी संवर्गों पर आपसे हम चर्चा करेंगे। लेसन फर्स्ट चल रहा है हमारा, द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्गीकी संवर्ग, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, वर्गीकी संवर्ग क्या है। देखिए, आइए हम बात करते हैं वर्गीकी संवर्ग। देखिए, जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। किसी भी जीव का वर्गीकरण करें, मान लीजिए हम एक गेहूं के पौधे का वर्गीकरण करें, तो गेहूं का जो पौधा है उसका पहला संवर्ग होता है, पहला वर्ग होता है, पहला पद होता है जिसका नाम होता है जगत। दूसरे का नाम होता है विभाग, तीसरे का नाम होता है वर्ग, चौथे का नाम होता है कुल, पांचवे का नाम होता है वर्ण, छठे का नाम होता है, ठीक है, जाति। इस तरीके से क्या होता है, यहां पर वर्गीकरण के क्या होते हैं, कोई एकल पद नहीं होता है कि भाई एक ही पद हो। अगर हमें किसी भी चीज का वर्गीकरण करना है तो वर्गीकरण करने के लिए एक पद नहीं, बल्कि उसके वर्गीकरण करने के लिए कई सूक्ष्म पदों की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। और उन्हीं सूक्ष्म पदों को क्या कहा जाता है, संवर्ग कहा जाता है। अर्थात वर्गीकरण के कई क्या होते हैं, सूक्ष्म पद होते हैं, और वर्गीकरण के इन सूक्ष्म पदों को ही क्या कहा जाता है, संवर्ग कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि संवर्ग किसे कहते हैं, संवर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोन। ठीक है, वर्गीकरण
संवर्ग को क्या कहते हैं हम? टैक्सोन कहते हैं। तो वर्गीकरण के जो पद होते हैं, वर्गीकरण के कई सूक्ष्म पदों को क्या कहते हैं? संवर्ग कहते हैं। वर्गीकरण के कई सूक्ष्म पदों को क्या कहते हैं? संवर्ग कहते हैं। अब वर्गीकरण के कौन से जो पद हैं छोटे छोटे, उन पदों के नाम मैं बता रहा हूं। इसको हम एक सूत्र के जरिए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो एक सूत्र बना के बता रहे हैं। करिश्मा नाम की एक लड़की है, वो पठान है जाति से। करिश्मा पठान को फादर जी से शिकायत है, ठीक है। ये 7 संवर्ग हो गए। अब इन 7 संवर्गों की मैं फुल फॉर्म को खोल रहा हूं, ठीक है। के का अर्थ होता है किंगडम। के का अर्थ क्या होता है? किंगडम। किंगडम को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? जगत। तो ये वर्गीकरण का एक पहला क्या हो गया? संवर्ग हो गया, पहला पद हो गया। इसलिए मैंने क्या बोला? वर्गीकरण का एकल पद नहीं होता है, इसमें क्या होते हैं? कई पद होते हैं। तो वर्गीकरण करने के लिए पहला पद होगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सा पद होगा। दूसरा होता है फाइलम। P4 होता है फाइलम, PHYLUM। फाइलम का अर्थ होता है संघ, ठीक है। तीसरा होता है क्लास, CLASS, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग। चौथा है O4 ऑर्डर। ऑर्डर का अर्थ होता है गण। पांचवा है F4 होता है फैमिली। फैमिली का अर्थ होता है कुल। छठा होता है G4 जीन्स, जीनस, GENUS, जिसको बोलते हैं वंश, ठीक है। S4 होता है स्पीसीज। S4 स्पीसीज, जिसे क्या बोलते हैं? जाति। तो आपने देखा कि किसी भी जीव का वर्गीकरण करने के लिए एक पद नहीं होता है, बल्कि यहां पर कितने पद होते हैं? 7 पद होते हैं। इसलिए वर्गीकरण के कई सूक्ष्म पद होते हैं और इन्हीं सूक्ष्म पदों को क्या कहा जाता है? संवर्ग कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सोन, तो टैक्सोन इज नथिंग बट, ठीक है, टैक्सोन क्या है? जिसमें वर्गीकरण के क्या होते हैं? कई सूक्ष्म पद समाहित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संवर्ग कहा जाता है। और इन्हीं संवर्गों की सहायता से कौन कौन से? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ये 7 संवर्ग है। इन्हीं 7 संवर्गों की सहायता से हम किसी भी जीव का आसानी से क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इन संवर्गों की सहायता से हम किसी भी जीव का वर्गीकरण क्या है? आसानी से किया जा सकता है। आपको संवर्ग समझ में आ गया। आप संवर्ग के बाद हम बात करते हैं वर्गीकी पदानुक्रम, ठीक है। वर्गीकी पदानुक्रम क्या है? देखिए दूसरा पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं वर्गीकी पदानुक्रम। संवर्ग के बाद हम बात कर रहे हैं पदानुक्रम के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हियरार्की, टैक्सोनॉमिक हियरार्की, ठीक है, वर्गीकी पदानुक्रम। देखिए किसी भी जीव का अगर हमें वर्गीकरण करना है तो वर्गीकरण करते समय हम इन वर्गकों को, इन पदों को या इन संवर्गों का क्या करते हैं? एक निश्चित क्रम में इनको क्या किया जाता है? रखा जाता है। किसी भी जीव का वर्गीकरण करते समय ये विभिन्न पद होते हैं या ये विभिन्न संवर्ग होते हैं, इन संवर्गों को एक निश्चित क्रम में क्या है? रखा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वर्गीकी पदानुक्रम कहा जाता है, ठीक है, कि एक क्रम से पद आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि पहला पद हमने ये बोला जगत और अंतिम पद बोल दिया जाति, या फिर बीच में बोले पहला पद साहब वर्ग, नहीं भैया वर्ग कैसे हो जाएगा? सबसे पहला पद यहाँ पे होगा जगत।
फिर क्या होगा संघ, फिर क्या होगा वर्ग, उसके बाद गण, उसके बाद क्या आएगा कुल, वंश, और उसके बाद क्या आएगा जाति। इसी को, ये क्या है, एक विशेष क्रम है, और इसी विशेष क्रम को मैंने सूत्र के द्वारा बोला है कि करिश्मा पठान को फादर जी से शिकायत है। किससे शिकायत है? फादर। इसलिए मैंने इनकी फुल फॉर्म भी आपको खोल दिया है। तो ये क्या है कि किसी भी जीव का वर्गीकरण करने के लिए, ठीक है, किसी भी जीव का वर्गीकरण करते समय प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पद या संवर्गों को एक निश्चित क्रम में क्या है रखा जाता है, उसे वर्गीकी पदानुक्रम कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि वर्गीकी पदानुक्रम क्या है, तो किसी भी जीव का वर्गीकरण करने के लिए, किसी भी जीव का वर्गीकरण करने के लिए इन पदों को या इन संवर्गों को एक निश्चित क्रम में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, एक निश्चित क्रम में इनको रखा जाता है। ठीक है, इन सभी का एक निश्चित क्रम में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, व्यवस्थित क्रम होता है। उस व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। तो वर्गीकी पदानुक्रम की एक बार फिर परिभाषा सुनिए, किसी भी जीव का वर्गीकरण करते समय प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पद या संवर्गों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की क्रिया को ही वर्गीकी पदानुक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्गीकी पदानुक्रम कहा जाता है। ये वर्गीकी जो पदानुक्रम होता है, वर्गीकी पदानुक्रम का ये एक क्या है, संवर्ग है। ठीक है, यहाँ पे 7 संवर्ग है, और प्रत्येक जो संवर्ग होता है, प्रत्येक जो संवर्ग होता है उसे एक इकाई पद को, प्रत्येक संवर्ग होता है वो एक इकाई पद को क्या करता है, दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एक इकाई पद को दर्शाता है, जिसे क्या कहा जाता है, वर्गक, या उन्हें क्या कहा जाता है, टैक्सोन भी कहा जाता है। वर्गीकी पदानुक्रम का प्रत्येक पद, ठीक है, वर्गीकी पदानुक्रम का जो प्रत्येक पद होता है, उस प्रत्येक पद के अंदर या प्रत्येक संवर्ग के अंदर प्रत्येक पद या संवर्ग को एक इकाई के रूप में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, जिसे वर्गक कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि वर्गक क्या है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं, कैरोलस लिनियस नामक एक वैज्ञानिक हुए हैं। चलो इससे पहले एक बात और कर लेते हैं कि ये वर्गीकी पदानुक्रम जो होते हैं, वर्गीकी जो पदानुक्रम होते हैं, इनको किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, हाउ टू राइट डाउन द टैक्सोनॉमिक हियरार्की। वर्गीकी पदानुक्रम को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो वर्गीकी पदानुक्रम को हमेशा कैसे लिखा जाता है, तिरछा लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, उनको तिरछा लिखा जाएगा। अब मैं तिरछा लिख करके बता रहा हूं। देखो हम यहां पे पहले लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से लाइन खींच रहे हैं। वर्गीकी पदानुक्रमों को हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो उसको लिखने का क्रम आपको हम यहां पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्गीकी पदानुक्रम का प्रथम पद जो होता है, या प्रथम वर्गक होता है, या प्रथम संवर्ग होता है, उसका नाम क्या होता है, जगत। तो आपने जगत यहां पे लिख दिया, ठीक है। जगत के बाद देखो ये जगह छोड़ देंगे और इसके यहां पे आ जाएंगे। देखो ये यहां पे होगा तो इसके थोड़ा सा तिरछा आ जाएगी ऐसे। तो दूसरा संवर्ग कौन सा है इसका, संघ। तो अब यहां पे हम क्या लिख देंगे, संघ। ठीक है, संघ लिखने के बाद तीसरा वर्ग कौन सा है, संवर्ग कौन सा है, वर्ग है। तो देखिए ये संघ के बाद ये जगह यहां तक हो गई, तो इसके नीचे यहां तक देखिए ये क्या हो गया, वर्ग। ठीक है, वर्ग के बाद कौन सा आता है, गण आता है। तो देखिए वर्ग का ये जगह यहां तक छोड़ देंगे और ये वर्ग का ये आ गया, इसको थोड़ा सा तिरछा ले लो और ये क्या हो गया, आपका गण हो गया। ठीक है, गण के बाद अब इसको हमें लिखना है कुल को। तो यहां तक देखो गण आ गया ये जगह, तो गण के बाद थोड़ा सा तिरछा ले लीजिए और ये हो गया आपका कुल। ठीक है, उसके बाद आप देखिए अब हमें किसको लिखना है, वंश को। तो वंश को लिखना है तो थोड़ा सा यहां तक वंश, कुल को ये छोड़ दिया जगह और थोड़ा सा तिरछा आ जाइए, यहां पे हमने क्या लिख दिया, वंश को। और सबसे अंत में किसको लिखा है हमने, जाति को। तो सबसे अंत में यहां किसको लिखेंगे हम, जाति को क्या है,
अब देखिए इनका एक क्रम आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, बिल्कुल तिरछा आ रहा है। कैसा आ रहा है, बिल्कुल तिरछा आ रहा है। ये क्या कहलाएगा, वर्गीकी पदानुक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्गीकी पदानुक्रम लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो वर्गीकी पदानुक्रम को हमेशा कैसे लिखा जाता है, तिरछा लिखा जाता है। ठीक है, वी हैव टू राइट डाउन द टैक्सोनॉमिक हिरार्कल इन इटैलिक लाइंस। ठीक है, नॉट इटैलिक वर्ड, इटैलिक शब्दों में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से तिरछा लिखा जाएगा। ठीक है, तिरछी लाइनों में लिखा जाएगा, यानी कि इस तरीके से एक क्या बन जाएगा, एक बहुत ही, ठीक है, सुसज्जित क्या है, इसको लिखने का एक क्या है, एक तरीका। इसलिए वर्गीकी पदानुक्रम को कैसे लिखा जाता है, तिरछा लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं, कैरोलस लीनियस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने डी नाम पद्धति का वर्णन किया था। ठीक है, जिस पर हमने आपने से पिछले वीडियो में आपसे चर्चा भी की। देखिए, कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि वर्गीकी में जो पद होते हैं या संवर्ग होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। और इन वर्गीकी को नामकरण जो ज्यादातर दिया गया है वो कैरोलस लीनियस ने ही दिया है। ठीक है, तो आइए उन वर्गकों का नाम बताते हैं। देखिए, तो ये तो हो गए वर्गक। कौन है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। यदि आपसे ये पूछा जाए, यदि आपसे क्या पूछा जाए कि भैया इनका नाम किसने दिया है, कि भाई जगत नाम किसने दिया है, संघ नाम किसने दिया है, वर्ग नाम किसने दिया है, गण या कुल नाम किसने दिया है, तो इस पर हम आपसे क्या कर रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बात करते हैं जगत पर। ठीक है, देखिए जगत छोड़ दीजिए, इसका नाम किसी के द्वारा नहीं दिया गया, नाम देने का श्रेय नहीं है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं नाम देने का श्रेय, नाम देने का श्रेय। ठीक है, देखिए संघ को जो नाम संघ नाम दिया गया, इसका श्रेय किसको जाता है, हैकल नाम के वैज्ञानिक को जाता है। हैकल नामक वैज्ञानिक ने 1889 के अंदर 1889 में, हैकल नामक वैज्ञानिक ने 1889 में संघ नाम दिया था। तो संघ नाम देने का श्रेय किसे है, हैकल नाम के वैज्ञानिक को जाता है। वर्ग और गण, ध्यान से सुनिएगा, वर्ग और गण जो नाम दिए गए हैं वो कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए हैं। कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए हैं। ध्यान से समझ में आ गया है। 1758 में, कब, 1758 में। तो कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने वर्ग और गण शब्द दिए थे, इसलिए वर्ग और गण नाम देने का श्रेय किसको जाता है, कैरोलस लीनियस को जाता है। अब बात करते हैं कुल के बारे में। देखिए, ये कुल जो नाम दिया गया है, फैमिली नाम दिया गया है, इस कुल नाम देने का श्रेय जाता है बुशचली। बुशचली नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 1970 में कुल नाम दिया था। तो कुल नाम देने का श्रेय बुशचली को जाता है। उसके बाद वंश और जाति, वंश और जाति का नाम देने का श्रेय किसको जाता है, कैरोलस लीनियस को जाता है। किसको जाता है, कैरोलस लीनियस को जाता है। कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक को जाता है। आपसे पूछा जाए कि भाई वंश और जाति नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए, तो कैरोलस लीनियस। यानी कि वर्ग, गण, वंश और जाति नाम दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा, कुल नाम दिया गया है बुशचली नामक वैज्ञानिक के द्वारा। देखिए, इन वर्गों को कौन सा, जैसे जगत है, संघ है, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है, जाति है, तो इन वर्गों को आवश्यकता पड़ने पर, इन वर्गों को किसकी आवश्यकता पड़ती है, और भी आवश्यकता पड़ती है वर्गीकरण में। तो यहां पर हम अधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रा, क्या बोलते हैं, सुप्रा, या उप को क्या बोलते हैं, सब। ठीक है, या हम क्या करते हैं, इंफ्रा,
क्या है? इंफ्रा। इन उपसर्गों का उपयोग क्या है? अन्य वर्गक बनाने के लिए किया जाता है। यदि हमें अन्य वर्गक बनाने हैं, भाई ये तो 7 वर्गक है, इन 7 वर्गकों के अलावा अन्य वर्गक अगर हमें बनाना है तो अन्य वर्गक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इन वर्गकों के आगे यानी कि उपसर्ग के रूप में, प्रीफिक्स के रूप में अधि, उप या इंफ्रा शब्द लगा देंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अधि लगा दिया तो जैसे हमने लिखा अधिसंग, ठीक है, अधिवर्ग, अधिगण, ठीक है। उप लगा दिया तो उपसंग, उपवर्ग, उपगण। और हमने लगा दिया इंफ्रा तो इंफ्रा वर्ग, इंफ्रा क्लास, इंफ्रा ऑर्डर, इंफ्रा फैमिली। तो क्या है कि अन्य वर्गक अगर आपको बनाना है, ठीक है, यानी कि इन वर्गकों को आवश्यकता पड़ने पर, इन वर्गकों को आवश्यकता पड़े कि हमें और वर्गक हमें बनाने चाहिए। ये कब आवश्यकता पड़ती है? जब जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, और जब वर्गीकरण इतना अधिक बड़ा हो, इतना अधिक विस्तृत हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो जीवों का वर्गीकरण करने के लिए हमें इन 7 वर्गों के अलावा भी अन्य वर्गों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। और उन अन्य वर्गों को बनाने के लिए, उनका निर्माण करने के लिए उन वर्गों के आगे क्या लगा दिया जाता है? प्रीफिक्स के रूप में अधि, उप या इंफ्रा शब्दों को लगा करके अन्य वर्गकों का निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए, हम इसी के द्वारा मानव का वर्गीकरण करके बता रहे हैं। किसका वर्गीकरण? मानव का। यहां मानव का वर्गीकरण बताएंगे, गेहूं के पादप का वर्गीकरण बताएंगे, आम के पौधे का वर्गीकरण बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, मानव का वर्गीकरण बहुत ही विशाल का है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा सबसे लास्ट में बात करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनिए, हम आपको गेहूं का और आम का वर्गीकरण करके बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए भैया, गेहूं का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए, गेहूं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट, गेहूं का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखिए, जगत की बात करते हैं। गेहूं किस जगत में आता है? आपको बता दें, जगत 2 ही है, एक पादप जगत है और दूसरा क्या है? जंतु जगत है। इसलिए गेहूं किस में आएगा? पादप जगत में आएगा। तो गेहूं किस में लिखेंगे? हम जगत का नाम लिख देंगे यहां पर पादप जगत, प्लांट किंगडम। अब हमें ये सोचना होगा, देखो यहां पे दूसरा पॉइंट आ रहा है संघ। यहां पे एक विशेष बात आपको ध्यान रखने की है, वो क्या है? वो सुनिए कि भैया, संघ का उपयोग जो किया जाएगा वो जंतुओं के लिए किया जाएगा, परंतु अगर हमें यहां पर दूसरा संवर्ग है, यहां पर पादपों के लिए हम किस शब्द का उपयोग करेंगे? विभाग। इंग्लिश में विभाग को क्या बोलते हैं? डिवीजन। तो गेहूं का विभाग कौन सा है, ये बताना है आपको। तो गेहूं का विभाग आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गेहूं कौन सा पादप है। भाई, थैलोफाइटा पादप है कि ब्रायोफाइटा पादप है कि टेरिडोफाइटा पादप है कि जिम्नोस्पर्म पादप है या एंजियोस्पर्म पादप है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गेहूं का जो पादप है, एक आवर्तबीजी पादप है, एक एंजियोस्पर्म पादप। इसलिए गेहूं का पादप का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो ये पादप कौन सा हो गया? आवर्तबीजी पादप हो गया। आवर्तबीजी पादप, या आवर्तबीजी पादप न लिखना चाहें तो आप इसको इंग्लिश में एंजियोस्पर्म प्लांट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो गेहूं का विभाग कौन सा हो गया? एंजियोस्पर्म। क्लियर बात है। अब हम बात करते हैं वर्ग के बारे में, ठीक है। वर्ग कौन सा है? देखो, आवर्तबीजी पादप जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं बीजपत्र के आधार पर। बीजपत्र के आधार पर आवर्तबीजी पादप कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होते हैं द्विबीजपत्री पादप और एक होते हैं एक बीजपत्री पादप। इसलिए आप बताइए मुझे कि गेहूं कैसा पादप है? गेहूं है वो एक बीजपत्री पादप है। तो जहां आप या तो हिंदी में लिखना चाहें वर्ग तो एक बीजपत्री लिख सकते हैं, और एक बीजपत्री न लिखना चाहें तो आप इसको मोनोकोटिलीडनी लिख सकते हैं। मोनोकोटिलीडनी लिख सकते हैं, मोनोकोटिलीडनी। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं ऑर्डर के बारे में, गण। देखिए, इनका जो गण होता है, गेहूं का गण होता है वो है पोएल्स। क्या होता है? पो, ए, ले और से, ठीक है।
गेहूं का गण का नाम क्या होता है? पोएल्स होता है, ठीक है, पोएल्स। और इसका जो कुल होता है, ठीक है, फैमिली का नाम होता है, वो फैमिली हम लिखेंगे यहां पे पोएसी। कौन सी फैमिली है बेटा? पोएसी फैमिली का पादप होता है ये। किसका? पोएसी फैमिली का। पोएसी नहीं लिखना चाहें तो यहां पे ग्रेमेनी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेमेनी को ही क्या कहते हैं? पोएसी कुल कहा जाता है। बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं वंश। गेहूं का वंश का नाम होता है टिट्रिकम। गेहूं के वंश का नाम क्या है? टिट्रिकम, टिट्रिकम, ठीक है। अब उसकी जाति, गेहूं की बहुत सारी जातियां, सो मैनी स्पीसीज ऑफ व्हीट, इसलिए जैसे हमने एक जाति का नाम लिखा जिसका नाम है एस्टिवम। क्या नाम है? एस्टिवम नाम लिख दिया, एस्टिवम। इसलिए आप कई बार क्या है, देखो मैंने आपको बताया, द्विनाम पद्धति में आपको बताया कि जीवों का जब नामकरण किया जाता है तो नामकरण करते समय द्विपद व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? द्विपद व्यवस्था के रूप में उनका नामकरण किया जाना चाहिए, जिसमें प्रथम पद वंश होता है और द्वितीय पद क्या होता है? जाति होती है। इसलिए आप देखिए गेहूं का वानस्पतिक नाम भी आपको पता लग गया है, टिट्रिकम एस्टिवम। टिट्रिकम क्या है? वंश है, एस्टिवम क्या है? जाति है। बात क्लियर समझ आ रही होगी? तो ये टिट्रिकम एस्टिवम हो गया, गेहूं का वर्गीकरण हो गया। अभी मैं इसी में एक वर्गीकरण और करके बता रहा हूं। देखिए यहां से इसको मिटा के और आम के पौधे का वर्गीकरण करके बता रहा है। देखो बेटा, आम का पौधे का वर्गीकरण, देखो आम किस में आएगा? आम क्या है? पादप है, इसलिए किस में आएगा? जगत आ गया, पादप जगत। कौन सा जगत? पादप जगत। तो ये आम का वर्गीकरण करके बता रहे हैं हम। तो पहला संवर्ग क्या होगा आम का वर्गीकरण करने के लिए? जगत होगा। जगत कौन सा हो गया? पादप जगत। अब दूसरा क्या है? विभाग। विभाग वही है, कौन सा पादप है? आम आवर्त बीजी पादप होता है। कौन सा पादप होता है? आवर्त बीजी पादप होता है। या आवर्त बीजी नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द्विपद, यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट आप लिख सकते हैं, एंजियोस्पर्मी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ग। आवर्त बीजी पादप मैंने अभी बताया दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और एक बीजपत्री और दूसरा कौन सा होता है? द्विबीजपत्री, ठीक है। आम का पौधा जो होता है वो एक बीजपत्री नहीं होता, कैसा होता है? द्विबीजपत्री होता है। और द्विबीजपत्री या तो हम यहाँ पे क्लास क्या लिखेंगे? द्विबीजपत्री। और द्विबीजपत्री न लिखना चाहें तो इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो डाइकोटिलिडनी, ठीक है, डाइकोटिलिडनी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग क्या हो गया आम का? डाइकोटिलिडनी। अब बात करते हैं उसके गण के बारे में, ठीक है। गण क्या होता है? सैपिनडेल्स, सैपिनडेल्स, ठीक है। ये आम का क्या हो गया? गण हो गया। फैमिली की बात करते हैं। फैमिली, आम की जो फैमिली है वो अनाकार्डिएसी, देखिए अनाकार्डिएसी, ये अनाकार्डिएसी कुल का क्या होता है? पादप होता है। अब बात करते हैं वंश की। आम का जो वंश होता है वो मैंजीफेरा, मैंजीफेरा, कई किताबों में मैंगी भी लिखा है, मैंजीफेरा। और जाति कौन सी है? भारत में अगर पैदा हो रही है तो उसको लिख दिया हमने इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। इसका मतलब ये वंश हो गया, ये जाति हो गया, ये आम का क्या हो गया? वानस्पतिक नाम हो गया, मैंजीफेरा इंडिका। और ये आम का क्या हो गया? वर्गीकरण। आम का वर्गीकरण अगर हम बात करें तो जगत क्या होता है? पादप जगत। विभाग क्या होता है? आवर्तबीजी। वर्ग क्या होता है? डाइकोटिलिडन। गण क्या होता है? सैपिनडेल्स। कुल क्या होता है? अनाकार्डिएसी। वंश क्या होता है? मैंजीफेरा। जाति क्या होती है? इंडिका। इज इट क्लियर? ऐसे मैंने गेहूं का वर्गीकरण किया। गेहूं का जगत कौन सा होता है? पादप जगत। गेहूं का विभाग कौन सा होता है? एंजियोस्पर्मी। वर्ग कौन सा होता है? मोनोकोटिलिडन। गण कौन सा होता है? पोएस। कुल कौन सा होता है? पोएसी। वंश कौन सा होता है? टिट्रिकम।
जाति कौन सी होती है? एस्थिगो। ठीक है, तो ये गेहूं का क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। अब आइए मैं आपसे बात करता हूं किसके बारे में? किसके बारे में? मनुष्य के वर्गीकरण के बारे में। मैंने आपको अभी बताया कि कैरोलस लिनियस ने जीवों का वर्गीकरण करने के लिए 7 संवर्ग बताए, परंतु मैंने बताया जब वर्गों की आवश्यकता अधिक हो तो उन्हें अधिवर्ग, उपवर्ग या इंफ्रावर्ग में क्या है, उनको क्या कर सकते हैं हम? इंफ्रावर्ग उपसर्ग लगाकर अन्य वर्गों का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते। अब आप देखिए, मैं मानव का वर्गीकरण करके बता रहा हूं। मानव का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले देखिए, मानव क्या है? आप बताइए, मानव क्या पादप है या जंतु है? आप अच्छी तरह जानते हैं मानव क्या है? जंतु है। इसलिए जगत क्या होगा? जंतु जगत। मानव का वर्गीकरण करने जा रहे हैं तो ये मानव क्या है? जंतु जगत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका संघ। ठीक है, देखो संघ कौन सा है, ध्यान से सुनो। आपको बता दें, इसका संघ जो होता है वो कॉर्डेटा होता है। आपको पता है जंतुओं को मेरुरज्जु के आधार पर, बैकबोन के आधार पर, ठीक है, कशेरुकदंड के आधार पर, ठीक है, जीवों को 2 भागों में बांटा है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। बात समझ में आ रही है मेरी? और कॉर्डेटा है उसको 5 वर्गों में बांटा गया है, मैमेलिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, पिसीज और एविज। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया है कॉर्डेटा। ठीक है, अब कॉर्डेटा के बाद हम बात करते हैं उपसंघ के बारे में। यहां पे एक वर्ग और बढ़ गया है तो यहां पे उप लगा दिया है, क्योंकि कॉर्डेटा में तो बहुत सारे जंतु आते हैं। इसलिए मानव कैसा जंतु है? ये है वर्टिब्रेटा। कौन सा है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। अब बात करते हैं इसके वर्ग के बारे में। ठीक है, वर्ग तो इसका होता है मैमेलिया, परंतु वर्ग से भी एक बड़ा होता है जिसको बोलते हैं महावर्ग, सुपर क्लास। और सुपर क्लास में कौन आता है? टेट्रापोडा। मनुष्य जो है वो कैसा प्राणी है? टेट्रापोडा प्राणी है। अब बात करते हैं वर्ग। वर्ग कौन सा है? मनुष्य कौन सा प्राणी है? स्तनधारी, मैमेलिया। मैमेलिया या स्तनधारी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, या अगर और भी इसको अगर विभाजित करना चाहें तो उपवर्ग भी कर सकते, उपवर्ग कर सकते हैं। और उपवर्ग में भी अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? थीरिया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? थीरिया। सब क्लास हो गई थीरिया। उपवर्ग नहीं तो इसे अधिवर्ग में भी बांट सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसे हम इंफ्रावर्ग, इंफ्रावर्ग, देखो मैंने लिख दिया यहां पे इंफ्रावर्ग। इंफ्रावर्ग में बात करें तो किस में आएगा? यूथीरिया। यूथीरिया। अब बात करते हैं इसके गण की। देखो, क्योंकि ये जंतु कॉर्डेटा है उसमें बहुत सारे जंतु आते हैं, वो भिन्न भिन्न है, फिर उनका विभेदन करना है, अंतर करना है, फिर हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ी है? बहुत सारे हमने क्या बनाया है यहाँ पे? और अन्य वर्ग बनाए हैं, अन्य संवर्ग बनाए। ठीक है, तो अगर गण की बात करें तो मानव जो है वो प्राइमेट्स गण के अंदर आता है। किस में आता है? प्राइमेट्स में आता है। ठीक है, गण के बाद अगर हम बात करें तो कुल के बारे में, तो मनुष्य का जो कुल है वो है होमोनिडी। कौन सा कुल होता है? होमोनिडी कुल होता है। वंश की बात करें तो मानव का वंश होता है होमो, और जाति मैंने आपको नामकरण लिखते समय बताई थी सैपियंस। क्या बताई थी? सैपियंस। इसलिए मानव का जूलॉजिकल नेम क्या हुआ? होमो सैपियंस। और ये मानव का क्या हो गया? वर्गीकरण। मानव का वर्गीकरण को एक बार मैं बता रहा हूं। जगत, जंतु जगत, संघ, कॉर्डेटा, उपसंघ,
वर्टिब्रेटा, महावर्ग टेट्रापोडा, वर्ग मैमेलिया, उपवर्ग थीरिया, इंफ्रावर्ग यूथीरिया, गण प्राइमेट्स, कुल होमोनिडी, वंश होमो, जाति सेपियंस। तो इस तरीके से हम क्या है, इन संवर्गों की सहायता से, इन वर्गीकी संवर्गों की सहायता से जीवों का आसानी से क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि वर्गीकरण एकल पद नहीं होता है, बल्कि उसमें कई सूक्ष्म पद होते हैं, और उन कई सूक्ष्म पदों को हम क्या कहते हैं, संवर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हम बात करते हैं इसी वर्गीकरण पर थोड़ा सा और बात करें। वर्गीकरण की आपसे अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति। जाति वर्गीकरण की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, तो कौन होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी इकाई है तो कौन है भैया, जगत है। ये वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है। इसलिए आपको मैं बता दूं, वर्गीकरण की ये मूल भी इकाई होती है। जाति जो होती है वो सबसे मूल इकाई होती है, और इससे वर्गीकरण की जो जाति होती है, यानी कि जाति जो होती है वो वर्गीकरण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना गया है। जाति को, इस जाति को वर्गीकरण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, माना गया है। जाति के बारे में केवल एक ही बात करूंगा आपसे पहले, कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन रे। ठीक है, जॉन रे नाम का एक वैज्ञानिक था, और जॉन रे ने जाति को किस तरीके से 1693 में परिभाषित किया है। ठीक है, जाति को सबसे पहले परिभाषित करने वाला वैज्ञानिक ही जॉन रे था। और जॉन रे ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि विभिन्न जातियों की अगर पहचान करनी है, विभिन्न जातियों की जो पहचान है वो संतान उत्पत्ति के आधार पर की जाती है। ठीक है, किस पर की जाती है, संतान उत्पत्ति के आधार पर की जाती है। विभिन्न जातियों की पहचान जो की जाती है वो संतान उत्पत्ति के आधार पर की जाती है। और उन्होंने ये बताया कि वे सभी जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक से होती है, यह भी बताया, वे जंतु जिनकी उत्पत्ति केवल एक ही जनक से होती है, यही एक ही जनक क्या होता है, एक ही जाति के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। एक ही जाति के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि वे सभी जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक से होती है, एक ही जाति के सदस्य होते हैं, वो क्या होते हैं, जाति होती है। तो ऐसा जॉन रे ने जाति को क्या किया है, परिभाषित किया है। अर्थात जॉन रे ने बताया कि विभिन्न जातियों की पहचान संतान उत्पत्ति के आधार पर की जाती है। ठीक है, तथा वे सभी जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के जनक से होती है। मान लीजिए एक परिवार है जिसमें 10 बच्चों का जन्म हुआ है। ठीक है, तो उन बच्चों का जन्म किसके द्वारा होता है, एक ही प्रकार के जनक से हुआ है, तो वो एक ही जाति के क्या हो गए हैं, सदस्य हो गए। एक ही जाति के क्या हो गए हैं, सदस्य हो गए। ये जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने क्या है, बताया। कल हम आपसे बात करेंगे ये सभी जो संवर्ग हैं, जाति है, ठीक है, वंश है, कुल है, गण है, ठीक है, गण के अलावा वर्ग है, संघ है, जगत है, इन सभी पर हम विस्तृत रूप से आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।